अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम उमैर है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम दुबई के खर्चों के ऊपर बात करेंगे। अगर आप दुबई के अंदर विजिट वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं या यहाँ सेटल होने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आज डिस्कस करेंगे कि अगर आप दुबई में पहली मरतबा आते हैं तो कौन कौन से खर्चे होते हैं, जैसे कि अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग और खाने पीने के खर्चे। और जब आपकी जॉब लग जाती है तब कौन से नए खर्चे शुरू हो जाते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, क्योंकि साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट बजटिंग टिप्स के ऊपर भी बात करेंगे जो आपको हेल्प करेंगी अपने पैसे बचाने में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि विजिट वीज़ा के ऊपर आने के बाद आपके कौन कौन से खर्चे होंगे। सबसे पहला खर्चा तो आपका विजिट वीज़ा का और एयरलाइन की कॉस्ट का ही होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आके रहना है, उसके लिए अकोमोडेशन चाहिए होती है। बहुत से लोग 1 महीने का विजिट वीज़ा लेकर आते हैं और बहुत से लोग 3 महीने का। तो मैं 1 महीने की कॉस्ट बताऊंगा, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान इंडिया की तरह बड़े बड़े घर नहीं होते हैं। मैं बड़ा घर उसको बोल रहा हूँ जिसमें 2 या 3 बेडरूम होते हैं और एक लॉन्च और एक ड्राइंग रूम होता है। बल्कि यहाँ पर स्टूडियो जो एक बड़ा सा रूम होता है जिसमें ओपन किचन होता है और एक वॉशरूम होता है। इसके बाद 1 BHK और 2 BHK होते हैं, यानी 1 बेडरूम हॉल और 2 बेडरूम प्लस हॉल। लेकिन जो लोग विजिट वीज़ा के ऊपर आते हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मैं जब कॉस्ट बताऊंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। शुरू में जो लोग आते हैं वो बेड स्पेस पर रहते हैं। यहाँ पर बैचलर्स जगह जगह बेड स्पेस के ऊपर रहते हैं, यानी किसी भी फ्लैट के अंदर जितने भी रूम्स होते हैं उसमें हर रूम के अंदर 6 लोग, 8 लोग या 10 लोग रहते हैं एक रूम में। उसके अलावा जितने भी रूम होंगे उसमें अलग अलग लोग होंगे। तो पूरे फ्लैट में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग होते होंगे। और बेड स्पेस का जो मंथली रेंट होता है वो एरिया पर डिपेंड करता है। जैसा कि डेरा, बरदुबई और सतवा वगैरह में रेंट कम होते हैं। आपको इन एरियाज के अंदर बेड स्पेस 500 दिरहम पर मंथ से लेकर 1000 दिरहम पर मंथ तक मिल जाएगी। और इन सब बेड स्पेस के अंदर डबल बेड्स होते हैं। तो अगर आप इस तरह की बेड स्पेस पर रह सकते हैं तो इसको कंसिडर करें। अदरवाइज सिंगल बेड स्पेस जो होती हैं वो 1500 से स्टार्ट होती हैं, लेकिन उसमें भी एक रूम के अंदर 3 से 4 लोग रहते हैं। इसी तरह दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि शेयर्ड अपार्टमेंट्स का, जिसमें एक फ्लैट के रूम्स को शेयर किया जाता है। और अगर आप एक पूरा रूम लेना चाहते हैं तो उसका रेंट 2500 दिरहम से 3000 दिरहम पर मंथ से स्टार्ट होता है। आप इसको अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। अब बात करते हैं खाने पीने की खर्चों की। जो लोग विजिट वीज़ा के ऊपर आते हैं उनके लिए किचन का सेटअप करना बहुत मुश्किल होता है, तो उनको रेस्टोरेंट्स में जाकर ही खाना पड़ता है। और अगर आपको कोई अच्छा खाना खाना है तो उसकी कॉस्ट आपको तकरीबन 20 दिरहम होगी। तो एक टाइम का खाना आपको 20 दिरहम का पड़ेगा। आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने 30 डेज के ऊपर, यानी 2 टाइम का खाना 40 दिरहम और 40 इंटू 30 1200 दिरहम पर मंथ। और अगर आप अपने अपार्टमेंट का किचन एक्सेस कर सकते हैं तो ये कॉस्ट आपको बहुत कम पड़ सकती है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के खर्चों की, यानी बस और मेट्रो के खर्चे। दुबई के अंदर आना जाना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है अगर आपको ट्रांसपोर्ट्स के सिस्टम्स का नहीं पता। यहाँ पर 3 तरह की ट्रांसपोर्ट्स अवेलेबल हैं: मेट्रो, बस और टैक्सी। मेट्रो स्पेसिफिक लोकेशंस पर अवेलेबल होती हैं, बस आपको हर जगह मिल जाती है और टैक्सी भी। इसी तरह से जुमेरा के एरिया के अंदर ट्राम भी चलती हैं। मेट्रो का एक ट्रिप आपको 5 से 7 दिरहम का पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन दी जोन्स। मेट्रो का मंथली कार्ड भी होता है, लेकिन ज्यादातर लोग वो जॉब वीजा मिलने के बाद ही लेते हैं। टैक्सी सबसे ज्यादा महंगी पड़ती है। टैक्सी का जो राइड स्टार्ट होती है वो 12 दिरहम से स्टार्ट होती है और एक नॉर्मल छोटी सी जगह जाने के लिए आपको 20 दिरहम तक लग जाते हैं। और ये बात मैं बहुत करीब के एरिया के लिए कह रहा हूँ। नॉर्मली जब आप जॉब इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो आपको अपनी लोकेशन से बहुत दूर जाना पड़ता है, उसके लिए आपको 100 दिरहम तक पे करने पड़ जाते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास मेट्रो या बस का ही है। बस का खर्चा भी आपको मेट्रो तक ही पड़ता है। चले हम बात करते हैं कि आपको जॉब मिल गई, अब उसके बाद के क्या खर्चे होते हैं। जब आपको जॉब मिल जाती है तो आपके नए खर्चे स्टार्ट हो जाते हैं। और जो लोग यहाँ रहते हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। सबसे पहला काम जो हर बंदा करता है जॉब मिलने के बाद वो ये कि वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, क्योंकि दुबई के ड्राइविंग लाइसेंस को एक डिग्री की तरह समझा जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस का खर्चा 5000 दिरहम से 7000 दिरहम तक हो सकता है, और इससे ज़्यादा भी अगर आप फेल होते हैं तो, क्योंकि जब भी आप दोबारा टेस्ट देंगे उसके लिए आपको कुछ क्लासेस भी और लेनी पड़ेंगी और फाइनल टेस्ट भी दोबारा देना पड़ेगा। फिर जो लोग विजिट वीज़ा पर आते हैं और अकोमोडेशन में बेड स्पेस वगैरह पे रहते हैं वो फिर ऑब्वियसली अपनी अकोमोडेशन को चेंज करते हैं, या तो वो स्टूडियो अपार्टमेंट या 1 BHK अपार्टमेंट लेते हैं। और इसकी कॉस्ट भी एरिया के मुताबिक होती है। एक स्टूडियो की कॉस्ट 2500 दिरहम पर मंथ से लेकर 4500 दिरहम पर मंथ तक हो सकती है। और इसी तरह 1 BHK अपार्टमेंट की कॉस्ट 3500 दिरहम पर मंथ से लेकर 7000 दिरहम पर मंथ तक हो सकती है। और ये मैं फर्निश्ड अपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। जो अनफर्निश्ड अपार्टमेंट होते हैं वो ज़्यादातर साल के रेंट पर मिलते हैं। आपको या तो चेक की बेस पर लेने पड़ते
हैं या फिर आपको पूरे साल की पेमेंट करनी होती है। एरिया टू एरिया इस तरह डिपेंड करता है कि अगर आप मेट्रो के पास कोई अपार्टमेंट देखते हैं तो उसकी कॉस्ट नॉर्मली ज़्यादा होती है, क्योंकि जिन लोगों के पास गाड़ी नहीं होती है तो वो उन एरियाज में रहते हैं जो मेट्रो के करीब होते हैं, इसी वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। और जब दूर दराज इलाकों के अंदर आप घर ढूंढते हैं तो उसकी कॉस्ट कम होती है। मेट्रो के पास जो एरियाज हैं वो ये हैं बर दुबई, करामा, JLT, टी-कॉम वगैरह। इन सब एरियाज में अपार्टमेंट की कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। और अनफर्निश्ड अपार्टमेंट का जो रेंट होता है वो ईयरली बेसिस पर होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर चेक सिस्टम होता है। बहुत से रेंटल कंपनीज आपको 4 चेक्स या 6 चेक्स तक भी ऑफर करती हैं, यानी आप उनको चेक्स काट कर दे देते हैं स्पेसिफिक डेट्स के मुताबिक और वो उस टाइम उसको कैश करा लेती हैं। लेकिन चेक्स की बुनियाद पर भी रेंट में फ़र्क आ जाता है। अगर ज़्यादा चेक्स हैं तो रेंट ज़्यादा होता है, अगर कम है तो कम होता है। अब हम बात करते हैं कि आपको लाइसेंस जब मिल जाता है तो फिर आप गाड़ी लेने की कोशिश करते हैं तो उसका भी एक खर्चा बढ़ जाता है और इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आप कोई सेडान कार खरीदते हैं तो आपको 30,000 से 60,000 दिरहम तक पड़ती है, और अगर आप SUV लेते हैं तो वो और ज़्यादा महंगी पड़ती है। इसी तरह से अगर आप कोई पुरानी गाड़ी लेते हैं लेकिन अच्छी कंडीशन के अंदर तो आपको 15,000 दिरहम में भी मिल जाती है। लेकिन मैंने यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को देखा है, क्योंकि यहाँ पर ऑटो लोन आराम से मिल जाता है, उसका इंटरेस्ट रेट भी कम होता है, तो ज़्यादातर लोग नई नई गाड़ियाँ निकलवाते हैं जो 50-60 हज़ार दिरहम तक होती हैं, जिसमें आपको 20% डाउन पेमेंट करनी पड़ती है और फिर आपको मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है। यहाँ पर डाउन पेमेंट स्किप करने के भी तरीके होते हैं। फिर आपके कार इंश्योरेंस का खर्चा और फिर कार की रजिस्ट्रेशन का खर्चा होता है। तो यहाँ पर अगर आप अपने खर्चे बचाना चाहते हैं तो शुरू में महंगी गाड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई छोटी सस्ती सी गाड़ी लेकर भी अपना काम चला सकते हैं। फिर जब गाड़ी मिल जाती है तो आप अपने अपार्टमेंट का खर्चा बचा सकते हैं। आप दूर दराज इलाकों में रह सकते हैं और ज़्यादातर लोग रहते हैं, बहुत से लोग दुबई में काम करते हैं और शारजा अजमान में रहते हैं। शारजा के रेंट दुबई के मुकाबले में बहुत कम है और इसी तरह अजमान में तो बहुत ही ज़्यादा कम रेट पर अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं जो दुबई के मुकाबले में ऑलमोस्ट हाफ प्राइस होती है। दुबई में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर रेंट कम होता है, जैसा कि इंटरनेशनल सिटी, अल नहदा और मोहसना वगैरह। यहाँ पर आपको रेंट कम मिलते हैं तो अपना खर्चा बचाने के लिए यहाँ पर भी रह सकते हैं। लेकिन अगर आप और ज़्यादा खर्चा बचाना चाहते हैं तो आप शारजा और अजमान को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको ऑफिस आवर्स में आने के लिए 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं और आपको वापस घर जाने के लिए भी 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। इसीलिए बहुत से लोग दुबई के उन इलाकों को कंसिडर करते हैं जिनकी कॉस्ट थोड़ी कम होती है लेकिन वो काफ़ी दूर होते हैं, दुबई में ही होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब आपकी सैलरी बढ़ती है तो उसके बाद क्या होता है। जब भी किसी इंसान की सैलरी बढ़ती है तो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने की कोशिश करता है। अगर वो स्टूडियो में रह रहा है तो वो 1 BHK या 2 BHK को कंसिडर करता है। इसी तरह जो गाड़ी वो चला रहा होता है फिर वो सोचता है कि मैं और ज़्यादा अच्छी गाड़ी क्यों ना ले लूँ। तो जो सैलरी बढ़ती है वो इन सब खर्चों में निकल जाती है और बाय द एंड ऑफ द मंथ आपके पास फिर कुछ नहीं रहता। और जब सैलरी बढ़ती है तो आपके ट्रैवलिंग कॉस्ट, घूमने फिरने के खर्चे, शॉपिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैंने ज़्यादातर लोगों को यही बोलते हुए सुना है कि बाय द एंड ऑफ द मंथ उनके पास कुछ नहीं बचता है, और यही वो पॉइंट है जो आपको सोचना चाहिए। अगर आपकी सैलरी बढ़ती है तो अपने खर्चों को नहीं बढ़ाएं, बहुत ही ज़रूरत है अगर आपको तो बढ़ाएं, वरना बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएं। और इसी तरह से आप अपनी सेविंग्स कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एडवाइस देता हूँ, जब आपकी सैलरी बढ़ती है तो अपने खर्चों को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएं, बल्कि जो आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं उसको कहीं इन्वेस्ट करें। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप जब उसको इन्वेस्ट करेंगे और फिर उससे जो रिटर्न मिलेगा आपको, आप उससे अपने खर्चे बढ़ाएं। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो तो आपकी सेव हो गई, लेकिन उससे जो आपको रिटर्न मिल रहा है आप उससे अपने खर्चे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा हमेशा के लिए सिक्योर ही रहेगी। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो गाइस। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुबई में रहना और काम करना एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, लेकिन यहाँ के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप स्मार्ट बजटिंग करें, अपने खर्चों को मैनेज करें और किसी अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करें तो आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।